गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का थ्योरेटिकल पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे अपन ने कर लिए थे, पिछले वीडियोज़ आप देख सकते हो। और अपन ने एक न्यूमेरिकल सेक्शन, बेसिक न्यूमेरिकल अपन वो भी थोड़े बहुत कंप्लीट किए। नेक्स्ट चलते हैं और कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन किया गया कि एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो गया ABC, B पर -Q चार्ज और C पर भी -Q चार्ज रखा हुआ है। और आपसे पूछा है कि इस बिंदु A पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। यानी A पर आपको निकालना है परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको ज्ञात करना, ये प्रश्न है। और उसके साथ साथ आपको बताया गया ए पे जो चार्ज रखा है वो रखा हुआ है 2Q चार्ज। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया कि एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल समबाहु है। समबाहु इसका मतलब ये भुजा इसकी ए कंसिडर कर ली, तीनों भुजाएं क्या होगी, समान। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्षों पर -Q और -Q चार्ज रखे हुए हैं और एक तीसरे शीर्ष ए पर 2Q चार्ज रखा है, तो इस शीर्ष पर परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। यानी यहाँ पर परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा। सॉल्व करते हैं इसको। देखो, अपने को एक चीज पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर एक आवेश होगा +Q, एक कैसा होगा -Q। यानी दो आवेश का परिमाण समान होगा और प्रकृति कैसी होगी, विपरीत होगी। तो यहां पर देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण कहां कहां बन रहा है। तो ये -Q और ये कितना है 2Q। इस 2Q को मैं कंसिडर कर सकता हूं Q, Q। तो -Q और Q एक डाइपोल यहां होगा और ये -Q और Q एक डाइपोल यहां होगा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, सदिश राशि दिशा भी महत्वपूर्ण होगी। और दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर। तो पहले केवल मैं इसको देखता हूं। तो यहां पर इस 2Q को मैंने कैसे कंसिडर किया, Q, Q से। तो इस 2Q को इससे मिलके मान लिया अपने Q और एक दूसरा Q चार्ज। तो यहां पर -Q और ये एक +Q। तो -Q, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी, माइनस से प्लस, यानी इस दिशा में हो गया। इसको मैंने कह दिया P1 वेक्टर। और इसी प्रकार -Q और एक ये Q, इसकी वजह से किधर होगा, इस तरीके से हो गया P वेक्टर। और इसको मैंने कह दिया P2 वेक्टर। और आपको पता है ये समबाहु त्रिभुज है, इसके सभी अंत कोण कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। ये एंगल भी 60। तो ये अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण, इसको क्या ले सकते हैं, 60 डिग्री सम्मुख कोण भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर P1 P2, अब जो भी P1 P2 उसका परिमाण कितना होगा। परिमाण क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, आवेश इंटू दोनों के मध्य दूरी। तो आवेश तो अपने को पता है, इस द्विध्रुव का परिमाण, जैसे ये P2 वाला द्विध्रुव, ये P1 वाला द्विध्रुव, इनका परिमाण एक आवेश का Q इंटू L, यानी दोनों के मध्य दूरी कितनी है, A। इसी प्रकार यहाँ पर भी कितना आएगा, Q इंटू A। यानी मैं कह सकता हूँ P1 के मोड की बात करूँ तो P1 कितना आएगा, Q इंटू दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी है, A। और P2 के मोड की भी बात करूँ, उसका मान भी कितना है, Q इंटू कितना आएगा, A। लेकिन अपने को तो यहाँ पर परिणाम ही निकालना है, दो सदिश है, इसकी वजह से इधर मिला, इसकी वजह से इधर। तो दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का है, 60। यानी इन दोनों का रिजल्ट निकालते हैं अपन, रिजल्टेंट। तो P नेट 8.A कितना आएगा, तो वेक्टर, जब दो वेक्टर के बीच में कोण दिया गया तो उनका परिणाम ही कैसा आएगा, अपने को पता है। क्या लिखेंगे, √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos ऑफ थीटा। तो P1 स्क्वायर अपन को पता है, ये दोनों सेम है। इन दोनों को मैंने किससे डिनोट कर दिया, P से। ये भी P1 भी P, P2 भी P, यानी क्या मिलेगा, P स्क्वायर प्लस 2PP और cos थीटा कितना हो गया, cos 60। तो यहाँ से कितना आ गया 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर और cos 60 कितना हुआ 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी अंडर कितना आया 3P स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा √3 टाइम्स इंटू P। अब आप P की वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ से बताओ परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण बिंदु A पर अपने को कितना मिलेगा, उसका मोड कितना मिलेगा, √3 और P की वैल्यू कितनी है, Q इंटू A। तो अपना आंसर कितना आ गया, √3 टाइम्स QA। तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। तो आसान सा प्रश्न था, एक ट्राइंगल था जो समबाहु था, दो आवेश रखे गए थे B व C पर -Q के, और जो A था वहाँ पर अपने को परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना था। वहाँ पर जो टोटल चार्ज था वो रखा गया था 2Q। डाइपोल बनाने के लिए अपने कंसिडर किया ये -Q, ये कौन सा हुआ, +Q। इसी प्रकार ये -Q और +Q। द्विध्रुव आघूर्ण इसकी वजह से ऋणावेश से धनावेश की ओर ये हो गया, और द्विध्रुव आघूर्ण इसकी वजह से ऋणावेश से धनावेश की ओर ये हो गया। इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया अपने को, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, और इस वर्ग का नाम जैसे अपने लिख दिया है ABCD वर्ग। एक वर्ग का तात्पर्य क्या हुआ, चारों भुजाएं समान होगी। इसके बाद अपने को बताया गया कि यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर है प्लस Q चार्ज, यहाँ पर चार्ज है माइनस Q चार्ज, यहाँ पर है प्लस का 2Q चार्ज और यहाँ पर है माइनस का 2Q चार्ज। ये अपने को गिवन है क्वेश्चन में। अपने से पूछ क्या रहा है कि इसका जो केंद्र है, यानी केंद्र यहाँ होगा वर्ग का, ये O पर, अपने को बिंदु O पर परिणामी E वेक्टर अपने को ज्ञात करना है, यानी बिंदु A पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वापस रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, एक वर्ग है, वर्ग है तो इसकी भुजा आप ले सकते हो, कंसीडर कर लिया जैसे A होगी, तो चारों भुजाएं कैसी होगी, समान होगी। इस वर्ग के चार जो शीर्ष है, कोने, उन पे अलग अलग आवेश रखे गए। अपने को इन आवेशों की वजह से जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आना चाहिए O पर, वो कितना होगा अपने को कैलकुलेट करना है। करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। अपने को पता है कि विद्युत क्षेत्र जो टर्म्स है वो हर एक आवेश की होती है, और हर एक आवेश का अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है, और बिंदु आवेश की वजह से कितना होता है, KQ/R²। अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर होता है, और ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र ऋणावेश की तरफ होता है, यानी उसकी ओर होता है। तो देखो यहाँ आवेश कितना है, 1, 2, 3 और 4, इन चारों का विद्युत क्षेत्र होगा, और अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना कहाँ चाह रहे हैं, O पर। जहाँ निकालते हैं वो दूरी R से डिनोट करते हैं। तो जैसे मैंने ये डिस्टेंस कितनी मान ली, R, इस आवेश से भी कितनी रहेगी, R, ये डिस्टेंस भी R, ये सारी डिस्टेंस R कंसिडर की जा सकती है, वर्ग AC। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले इसको देखना है, प्लस आवेश की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश की वजह से, तो आप कहोगे विद्युत क्षेत्र धनावेश से उससे दूर, यानी इस तरीके से मिलेगा विद्युत क्षेत्र। इसको मैंने कह दिया EA। इसी प्रकार मैं बात कर रहा हूं माइनस Q की वजह से किधर होगा, इसकी खुद की तरफ, यानी इस तरीके से। इसको मैंने कह दिया EB वेक्टर। ये EA वेक्टर, ये हो गया EB वेक्टर। इस चार्ज की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, धनावेश है, धनावेश से दूर, यानी इस तरीके से ये हो गया EC वेक्टर। और लास्ट इस आवेश की वजह से भी यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, वो किस दिशा में होगा, अपने को पता, वो दिशा किधर होगी, उसकी तरफ, क्योंकि ऋणावेश है। इसको मैंने कह दिया ED वेक्टर। अब चार सदिश तो है, लेकिन अपने को तो परिणाम ही निकालना है, यानी चारों को कुछ ऐसा करे अपन सदिश का, इस तरीके से यूज करें कि आंसर O पर आ जाए। ये तो अपन ने कार्यविधि देख ली। अब देखते हैं ऐसे कौन से सदिश है जो एक ही क्रिया रेखा पर है। तो अपन ने जैसे सबसे पहले लगा AC रेखा पर। आप देखोगे AC रेखा की बात करोगे तो ये दोनों की क्रिया रेखा एक ही है, AC वाली। तो AC रेखा की क्रिया एक ही है, क्रिया रेखा एक ही है, इसका मतलब इनका नॉर्मल सीधा सदिश योग होगा। अब आपको एक चीज पता है, जब मैंने विद्युत बल रेखाओं का गुणधर्म लिखा था उस टाइम बताया था कि जितना ज्यादा आवेश उतना ही ज्यादा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो बताओ ये आवेश कितना, प्लस का 2, परिमाण की बात कर रहे हैं, यानी 2 है, दुगुना है, और ये सिंगल है, यानी ये ज्यादा है, यानी ये वाला प्रभाव ज्यादा है और ये वाला प्रभाव क्या है, कम। तो ये बड़ा और ये कैसा हुआ, छोटा, यानी AC रेखा पर इसका परिणामी मैंने कहा E1। AC रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, उसको मैंने कह दिया E1 वेक्टर। AC रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, यानी इन दोनों को हटा के अपन E1 वेक्टर बना रहे हैं, जो किससे बन रहा है, EA और किससे, EC से। तो बताइए किस प्रकार आएगा, आप कहोगे EC वेक्टर में से आपको कौन सा वेक्टर माइनस करना पड़ेगा, EA वेक्टर। माइनस क्यों किया है, क्योंकि दोनों का जो दिशा वो कैसी है, अपोजिट, एक ही क्रिया रेखा है। जैसे सपोज कीजिए अगर ये फोर्स है, ये F1 है और इस तरीके से F2 है, तो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप कहोगे कि इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो अपन कहेंगे जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा लेंगे, वो आ जाएगा रिजल्टेंट। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा था, ये वाला बड़ा है क्योंकि ये परिमाण बड़ा है आवेश का, और ये वाला छोटा है, तो मैंने EC में से क्या माइनस किया, EA। थोड़ा सोचिए, EC होता तो वैल्यू कितनी होती, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, अपन को पता है KQ/R², ये तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण। तो EC कितना आता है, Q का मान कितना है, 2Q/R², R तो R ही, R²। इसी टाइप से अगर EA फाइंड करते हैं, EA कितना कहता है, K × Q का मान कितना है यहाँ पर, Q × कितना आ गया, R², वैल्यू रख देते हैं। तो E1 वेक्टर आपको कितना मिला, EC K
2q अपॉन आर स्क्वायर माइनस KQ अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता है KQ अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लोगे 2 - 1 1 होगा, यानी कितना मिलेगा E1 वेक्टर आपको कितना मिलेगा KQ अपॉन कितना आ गया आर स्क्वायर। अभी तक कंप्लीट आंसर नहीं आया। इस लाइन के दो वेक्टर हटा के अपने एक वेक्टर मान लिया, कौन सा E1 वेक्टर। अब बताइए इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन बड़ा फोर्स ये है, यानी इस बार जो काम आएगा इधर वाला परिणामी होगा, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन अपन कैसे कह सकते हैं C2A, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी C2A। और देखते हैं, ये तो ऐसी रेखा का खेल खत्म हुआ, इसी टाइप से रखेंगे BD रेखा का। BD रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, BD रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, BD रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र देखते हैं। BD रेखा पर भी इस बार दो वेक्टर हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र पॉइंट B इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, दोनों कैसे हैं अपोजिट। तो बताइए इसमें से बड़ा वेक्टर कौन सा है, परिमाण किसका ज्यादा है। तो परिमाण यहां देखेंगे ये 2 है और ये 1 है। ऐसा नहीं देखना ये -2 तो छोटा होता है -1 से, माइनस तो केवल इनकी प्रकृति है, ठीक है ना, आवेश की। मैं परिमाण की बात कर रहा हूं, ये दुगुना है इससे, यानी ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो इस बार किस में से माइनस करना पड़ेगा, ED में से क्या घटाना पड़ेगा EB, यानी कह सकते हैं E2 वेक्टर, मैंने उसको नाम दे दिया, तो वो कितना मिलेगा ED वेक्टर माइनस कौन सा वेक्टर लिखेंगे EB वेक्टर। देखते हैं ED वेक्टर होता तो कितनी वैल्यू देता। तो ED वेक्टर आप निकालते हैं तो ED वेक्टर कितना देता है D की, D पॉइंट कौन सा, इसकी वजह से क्या लिखते हैं KQ की जगह -2Q अपॉन आर स्क्वायर। और इस सिमिलरली अगर आप EB निकालते तो कितना आता K इंटू -Q अपॉन कितना आता आर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो E2 वेक्टर कितना आया ED माइनस EB। ED की वैल्यू रखते हैं, ED की वैल्यू कितनी है -2KQ अपॉन आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस करना है ये और माइनस का, यानी कितना -KQ अपॉन आर स्क्वायर, यानी कितना मिलेगा -2KQ अपॉन आर स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। अब बताया -2 + 1 यानी कितना मिलेगा -1, यानी कितना मिलेगा -KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन सा वेक्टर आ गया E2 वेक्टर। तो E2 वेक्टर यानी इन दोनों को हटा के अपन नया वेक्टर माना E2, इस रेखा का परिणामी, यानी 4 में से अपन ने 2 रख दिए, 2 को गायब कर दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन आया E1, इन दोनों के लिए रिजल्टेंट कौन सा है E2। अब इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं, ज्यादा कौन सा था बड़ा, ED बड़ा था, यानी इसकी डायरेक्शन में हो गया, लिख सकते हैं B से किसकी ओर D की ओर, B to D डायरेक्शन। यहां तक अपन इसको कंप्लीट कर लिया। अब इस चित्र को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर रहा हूं। तब हुआ क्या, देखो इस चित्र के साथ अब क्या बचा है, अब 2 वेक्टर केवल बचे, एक E1 वेक्टर और एक कौन सा वेक्टर बचा है E2 वेक्टर, ये O था। तो E1 वेक्टर किधर है C से A की ओर, C से A की ओर यानी इस दिशा में होगा। तो इस दिशा मैंने मान लिया कि ये जो वेक्टर आएगा, जैसे ये C से हो, ये कौन सा वेक्टर हो गया E1 वेक्टर। ये डिस्टेंस अपने को पता थी, ये डिस्टेंस कितनी थी, ये भी R थी, ये भी R थी। और दूसरा वेक्टर कौन सा आया इस लाइन पर E2, यानी BD लाइन पर कौन सा E2, इसकी डायरेक्शन कहाँ से B से D की ओर, B से D की ओर, यानी ये इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। ये कौन सा वेक्टर आ गया E2 वेक्टर, B to D। और ये डिस्टेंस अपने पता है, ये R, ये R। अब ज्योमेट्री से आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि वर्ग के जो विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं वो बनाता है समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री, सारे कोण 90 डिग्री के। और देखो ये त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज का एक कोण कितना हो गया, 4 त्रिभुज हो गए। ये चारों त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गए, क्योंकि इसका एक कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। अब अपने को इन दोनों का परिणामी निकालना है, और इन दोनों का परिणामी निकालने का अपने पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन हो गया। तो 4 में से 2 बचे। अब दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री है, 2 सदिश से दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री। तो परिणामी कैसे निकलेगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। यानी अब बात करेंगे अतः बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका E अगर अपन फाइंड करेंगे, O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो अपन लिखेंगे √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो बताइए E1 स्क्वायर की वैल्यू रखिए, E1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है E1, यानी अपन ने माना था अभी KQ अपॉन R स्क्वायर आया था, प्लस E2 स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, यानी मिलेगा माइनस का KQ अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2E1 E2। मैं E1 E2 की यहाँ वैल्यू ही नहीं रख रहा, क्योंकि cos थीटा कितना है cos 90, और cos 90 आप जानते हो कितना होगा 0। तो ये पूरी जो टर्म्स होगी वो कितनी देगी यहाँ से 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली अपने को मिला कितना, देखो ये भी प्लस का स्क्वायर
माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा कितना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस इसको भी क्या लिख सकता हूँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का क्या स्क्वायर। फिर से देखिए माइनस का स्क्वायर क्या है प्लस है, बाकी तो सेम ही। तो क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ से कंप्लीट आपको मिला कितना, आप लिख सकते हो रूट ई नोट की वैल्यू कितनी आएगी 2 का अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन कितना आ गया आर स्क्वायर। लेकिन अभी भी ये आंसर इनकम्प्लीट है। उसका कारण क्या है कि आर अपने को पता थोड़ी है, अपने को गिवन क्या है वर्ग की भुजा, यानी अब कुछ चेंज करें आर को भी किसके रूप में लाएं ए की फॉर्म में, तो उसको भी कंप्लीट करते हैं। आर को ए की फॉर्म में लाते हैं। ये त्रिभुज देखिए, मैं लिख रहा हूं समकोण त्रिभुज DOA में समकोण त्रिभुज ही है क्योंकि 90 डिग्री है। ये आर ये आर ये आर, तो बताओ 90 डिग्री के सामने कौन हुआ कर्ण, बाकी लंब और आधार रहे होंगे। अपने को पता कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा बताइए, यहां लिखेंगे 90 डिग्री के सामने कर्ण, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 2r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर का मान रख देते हैं ए स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से देखो अपने को परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु O पर कितना मिलेगा रूट 2 तो है के क्यू एच डी, और आर स्क्वायर जगह मैंने रख दिया ए स्क्वायर, 2 कहाँ चला गया ऊपर, तो कितना मिला 2 रूट 2 के क्यू अपॉन कितना आ गया ए स्क्वायर। तो ये मिल गया बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। देखिए इसका मान आ गया बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इस परिमाण का होगा। अब आपसे पूछ ले दिशा किधर होगी, तो ये 2 सदिश है, 2 सदिशों का परिणामी अपने को पता है, इनके मध्य कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री, और परिमाण भी आपको पता है दोनों का समान है। देखो ये दोनों का परिमाण कैसा है, लगभग समान है। जब 2 सदिश परिमाण समान होता है, परिमाण समान है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो उनका परिणामी उनके अर्धक से गुजरता है। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, यानी इसका परिणाम इसके अर्धक से, यानी कहां से गुजरेगा बाय मेकिंग एंगल 45 डिग्री। तो ये वेक्टर होगा ई नॉट वेक्टर। तो कह सकते हैं दिशा पूछी जाए, दिशा किधर कहोगे आप, इधर साइड में, यानी किसकी ओर बी ए के समांतर। क्या कह सकते हैं बी ए के समांतर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, वर्ग है, वर्ग के 4 कोनों पर 4 अलग अलग आवेश रखे हुए, वर्ग के केंद्र पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी थी। इसके लिए अपन ने चारों विद्युत क्षेत्र निकाले, चारों विद्युत क्षेत्र में से 2 विद्युत क्षेत्र को अपन ने परिणामी ज्ञात किया, उन दोनों का फिर से परिणामी ज्ञात किया, आंसर आया आर की फॉर्म में। आर अपने को गिवन नहीं था, उसको ए में चेंज किया और फाइनली अपने को मिला परिणाम विद्युत क्षेत्र। और दिशा आपको पता है परिमाण इन दोनों के समान है, तो इनका परिणामी कहाँ से गुजरेगा, अर्धक से गुजरेगा। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। वेक्टर पूरी आपको आनी चाहिए, वेक्टर कैसे लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप इन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। चैप्टर फर्स्ट के कुछ न्यूमेरिकल किए थे अपने पिछले 2 वीडियो लेक्चर में। अब लास्ट एक कॉन्सेप्ट सीख के उस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड के साथ साथ आपके आगे कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आवेशों की साम्य अवस्था। अब आवेशों की साम्य अवस्था, इस कॉन्सेप्ट को अपन सीख रहे हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। उससे पहले इसको सीखते हैं। सबसे पहले आपको बोल दिया गया कि ऐसे 2 आवेश है, एक है Q1 और एक है दूसरा Q2, और आपसे पूछा जाए कि ये 2 आवेश है Q1 और Q2 और जिनके मध्य दूरी r है, तब एक तीसरा आवेश स्मॉल q को कहाँ रखा जाए जिससे वो कैसा रहे, साम्य अवस्था में रहे। तो मैंने मान लिया जैसे ये तीसरा आवेश q है, ये डिस्टेंस अगर x पे रख दिया मैंने, तो ये डिस्टेंस कितनी बची r माइनस एक्स। तो क्या क्वेश्चन किया इसने कि 2 आवेश है, r दूरी पर है, तो एक तीसरा आवेश q कहाँ रखे जिससे ये आवेश कैसा रहे, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का फिजिक्स में बेसिकली मीनिंग क्या होगा, उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो, 0 हो, नेट कोई फोर्स लगे ही नहीं, जैसा है वो वैसा ही रहे, उसको बोलते हैं आवेश की साम्य अवस्था। तो अपने पे Q पर फोर्स कैसा करना है, Q पर फोर्स कैसा करना है, Q पर फोर्स अपने को करना है, नेट फोर्स निकालना है, वो 0 होना चाहिए। Q पर फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो उसको कैलकुलेट करते हैं Q पर फोर्स कैसे 0 होगा। अगर मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे देता, मैंने मान लेता Q1 की वैल्यू है वो है 9 कूलम और जो Q2 की वैल्यू है वो कितनी है 4 कूलम, 9 कूलम और 4 कूलम। और फिर आपसे पूछता है कि Q को मैं
कहाँ पर रखूँ जिससे ये Q पर कैसा रहे, Q साम्य अवस्था में रहे, यानी इसकी साम्य अवस्था की बात कर रहे हैं, ये साम्य अवस्था पर है। साम्य अवस्था का मतलब क्या है कि इस पर नेट फोर्स 0, तो इस पर फोर्स लगाएगा कौन कौन, कूलम्ब बल लगाएगा, एक तो Q1 लगाएगा, एक चार्ज कौन सा लगाएगा Q2। तो आप इसको कैसे सॉल्व आउट करोगे, आप कहोगे Q1 के कारण बल वो बराबर क्या होना चाहिए, किसके कारण बल, Q2 के कारण बल। जैसे इसको मैं कह सकता हूं F1 और इसको मैंने क्या कह दिया F2, ये बराबर होना चाहिए और दिशा भी कैसी होनी चाहिए, विपरीत। अब मैं परिमाण की बात कर रहा हूं, दोनों बल अगर परिमाण में समान है तो कंडीशन, क्योंकि अपन दूरी निकाल रहे कहाँ रखें, यानी x ज्ञात करना है अपने को, तो कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी अपने को पता चला कि F1 किसके बराबर होना चाहिए, F2 के, ये कर दे। तो Q1 के कारण बल बताओ कितना आएगा, तो कूलम्ब बल क्या कहेगा Q1 के कारण, लिखेंगे K Q1 Q2, और Q1 और Q2 का मान अपन ने लिया स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, r इसके लिए कितना है x स्क्वायर, बराबर कितना आएगा Q2 के कारण इस पर बल कितना आएगा K Q1, जैसे इसको Q कह दिया, और Q2 कितना हो गया, Q2 गिवन है, और इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, r माइनस एक्स का क्या आ गया, होल स्क्वायर। Q से क्या कैंसिल हो गया, स्मॉल q, K से क्या कैंसिल हो गया, K। तो यहाँ से देखो आपको मिला क्या, Q1 Q2, Q1 की वैल्यू रखते हैं, Q1 की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, Q2 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप क्या करो, दोनों साइड का स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, दोनों साइड का आपने लिया वर्गमूल, तो इधर साइड वर्गमूल कितना आएगा 3/x, इधर कितना आएगा 2/r माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 3r माइनस 3x, यानी 5x इक्वल टू कितना आएगा 3r। आपको x निकालना, x कितना मिलेगा 3/5r। तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि आप चाहते हो इसके ऊपर ये आवेश साम्य अवस्था में रहे, तो इसका कितना दूर रखेंगे, तो कहेंगे x बराबर 3/5r दूरी पर, यानी ये दूरी कहाँ से है, Q1 से। तो Q1 से इतनी दूरी पर रखोगे तो ये आवेश कैसा रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा। इसकी ट्रिक भी एक करने की, 100 ट्रिक क्या लगा सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता। तो आपको ध्यान रखना, जब दो आवेशों के मध्य कोई तीसरा आवेश रखना और चाहते हैं वो आवेश साम्य अवस्था में रहे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू r। ये 100 ट्रिक है, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, इतना आपको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप अप्लाई कराइए, यहीं पे लगाते हैं क्वेश्चन। तो देखो x इक्वल टू कितना है √Q1 का अंडरूट यानी 9 का अंडरूट अपॉन फिर √Q1 यानी √9 प्लस √Q2 यानी √4 और इंटू कितना हो गया r, √9 3 प्लस 2 इंटू r, यानी कितना मिला बोलो 3/5r। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट तो ये था, और उसके साथ साथ अपन 100 ट्रिक कर सकते हैं, कंपटीशन के हिसाब से ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है, इस बार भी साम्य अवस्था, लेकिन इस बार बात करेंगे निकाय की साम्य अवस्था है। कैसे, आपसे बोला गया दो आवेश है और दोनों आवेश Q ही हैं, दोनों के मध्य दूरी r है, इनके मध्य एक तीसरा आवेश रखा गया Q और बराबर बीच में रखा गया। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, r/2, ये डिस्टेंस कितनी होगी r/2। तो आपसे पूछा जाएगा तीसरा आवेश का परिमाण वो प्रकृति क्या हो, परिमाण और प्रकृति दोनों ज्ञात करने। तीसरे आवेश की परिमाण और प्रकृति क्या हो जिससे ये पूरा निकाय किस में रहे, साम्य अवस्था में रहे। आप चाह रहे हो निकाय साम्य अवस्था, निकाय का मतलब कणों का समूह, ये तीनों Q1 Q2 और ये तीसरा चार्ज, तीनों कैसे रहने चाहिए, साम्य अवस्था में रहने चाहिए। अब साम्य अवस्था में तीनों कब रहेंगे, जब नेट फोर्स पूरा निकाय के कारण कितना होगा, 0 होगा। और नेट फोर्स कैसे 0 होगा, कौन कौन से फोर्स बताओ। इस पर तो नेट फोर्स 0 ही, क्यों 0 है कि दोनों के मध्य दूरी r/2, दोनों के मध्य दूरी r/2। इस पर फोर्स कौन लगाएगा, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या ये लगाएगा और ये लगाएगा, दोनों का परिमाण समान है, दूरी समान परिमाण समान, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस पर चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इस पर भी फोर्स 0 है, इस पर भी फोर्स 0 है, तो कहेंगे निकाय पूरा साम्य अवस्था में। एक ही बात है, इस पर चेक करें, इस पर चेक करें। जैसे मैंने इस पॉइंट को A कह दिया, ये B कह दिया। आप चाहते हो कि इसके ऊपर फोर्स 0 हो, तो इसके ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, एक तो Q लगाएगा और ये कौन लगाएगा, कैपिटल Q। यानी आप कह सकते हो, अगर आप चाहते हो कि B पर फोर्स जो लगेगा वो कंप्लीट फोर्स वो कितना होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो किसकी वजह से लगेगा, मेरे परिणामी बल B पर
परिणामी बल वो कितना होना चाहिए, 0। बी पर परिणामी बल कौन कौन लेंगे, एक तो क्यू ई, यहाँ लिख सकते हैं एफ ई प्लस जो जीरो पर बैठा है एफ जीरो, ये आंसर देना चाहिए। नहीं, एफ ए इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस का एफ जीरो। अब आपको एफ का फॉर्मूला आता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के एफ ए क्यू, यहाँ लगाएंगे के क्यू, क्यू का मान कितना है कैपिटल क्यू, क्यू टू ये भी कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ से यहाँ इन दोनों के मध्य दूरी, अपन फोर्स इस पर देख रहे हैं बी पर, तो दूरी कितनी है आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस का फिर से के क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों आवेश के मध्य दूरी कितनी है, आर बाई टू का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो के से के कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ना मिला क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का क्यू, और ये मिलेगा आर स्क्वायर, ये एक 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, आर स्क्वायर से क्या कैंसिल हो गया आर। आपको इसको क्यू का मान निकालना है, तो क्यू का मान कितना आया माइनस का क्यू अपॉन 4। तो आपको परिमाण भी मिल गया कि आवेश कितना होना चाहिए, क्यू बटा 4, जो आवेश है उनका 1/4, और उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ऋण आवेश होना चाहिए। इसके लिए भी अपने एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप पूरा डेरिवेशन नहीं है, आप डायरेक्ट इसको शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, आपको पता करना है क्यू का मान क्या होता है। क्यू का मान आएगा माइनस का Q1 Q2 अपॉन अंडरूड Q1 प्लस अंडरूड Q2 का होल स्क्वायर। इसको अप्लाई करें, Q इक्वल टू माइनस का Q1, Q1 की बात करते हैं, Q ये, Q2 भी Q है, अंडरूड Q1 Q प्लस अंडरूड Q का स्क्वायर, या मिलेगा माइनस का Q स्क्वायर, और मिल जाएगा 2 टाइम्स अंडरूड Q का स्क्वायर, यानी मिलेगा 2 का अंडरूड कितना आएगा 4, और यहाँ से मिलेगा अंडरूड Q का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा Q, Q से Q कैंसिल हो, कितना मिलेगा माइनस का Q/4। तो डायरेक्ट आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। तो ये कुछ 2 क्वेश्चन थे आवेशों की साम्य अवस्था, नॉर्मल से क्वेश्चन, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। थैंक यू। निलंबित आवेशों की साम्य अवस्था। निलंबित आवेशों की साम्य अवस्था, जैसे अपन ने क्या किया, ये कोई दृढ़ आधार है, जैसे अपन 11वीं क्लास में सरल लोलक को लटकाया था, उसी तरीके से अपन आवेशों को लटका के देखेंगे। और ये टॉपिक जो है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी आरबीएसए में इतना लेवल तक जाया नहीं जाता है। और दूसरा क्या है कि इस तरीके कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो अपनी मैकेनिक्स और ही स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा इसे। तो ये अपने दृढ़ आधार से अपने आवेशों को निलंबित कर रहे हैं। तो अपन क्या किया, जैसे ये 2 आवेश, ये आवेश है Q और ये आवेश भी Q, इसको कहेंगे शीर्ष कोण। ये जो शीर्ष कोण बना है ये वाला थीटा, या कंप्लीट कह सकते हैं 2 थीटा, ऐसा अपन ने मान लिया। ये जो आवेश है ये बिंदु आवेश है, और इन बिंदु आवेशों के मध्य दूरी मैंने मान ली x, यानी 2 आवेश x दूरी पर है, और वो लटकाया गया किसी डोरी से। डोरी की लंबाई सेम है, यानी ये लेंथ कितनी है डोरी की, L है, ये दूरी x है। और क्या देखते हैं इसके अंदर, अपने को पता है ये 2 आवेश है और इनके मध्य कुछ दूरी है, तो कूलाम का बल लगेगा। और कूलाम का बल क्या कहेगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जिसको स्थिर विद्युत बल भी कह सकते हैं। स्थिर विद्युत बल इस क्रिया रेखा के अकॉर्डिंग होगा, ये लगाएगा इधर, ये लगाएगा इधर, अगर धनावेश है इस तरीके से। और दूसरा देखते हैं कि ये आवेश है, और मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था आवेश द्रव्यमान से संबंधित है। ये आप इसको एज ए कंसिडर कर ले स्फीयर, कोई आवेशित गोला है, कोई आवेशित बॉल है, तो ये आवेशित बॉल है, तो इसका कुछ ना कुछ भार लगेगा। तो दोनों पे किसी एक पे भी आप देख सकते हो। तो इस पे बल कौन कौन से होंगे, तो अपन लिखेंगे एक बल तो इधर है ही, एक दूसरा बल मैंने लिख दिया, जैसे इधर कह सकते हैं, इधर लगेगा इस वस्तु का भार, यानी आवेश का भार। मैंने मान लिया आवेश का द्रव्यमान कितना है mg। ये डोरी है, डोरी में तनाव बल लगता है, अपने को पता है तनाव बल किधर होता है, वस्तु से दूर, यानी इस आवेशित गेंद से दूर होगा तनाव बल। ये डोरी से इस तरीके से दिशा में होगा। तनाव बल का ध्यान रखना है, तनाव का इंग्लिश में कहते हैं टेंशन, और टेंशन हमेशा रहनी चाहिए, अपने से दूर होनी चाहिए। इसी तरीके से वस्तु से दूर हमेशा कौन सा बल होता है, तनाव बल होता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं अपन। अब अपने को पता है ये कोण थीटा है, तो इसको थोड़ा देखते हैं, तो ये कोण भी कितना होगा थीटा। एकांतर कोण 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है। तो बताइए इस तनाव बल के 2 कंपोनेंट हुए कि नहीं हुए, तनाव बल के कंपोनेंट कौन कौन से हुए, तो ये तनाव बल का कौन सा घटक हो जाएगा, क्षैतिज घटक t cos थीटा, और इधर दिशा में जो आएगा वो कौन सा आएगा, t sin थीटा।
अब आप इस डायग्राम से थोड़ा सा देखिए, इस गेंद के या आवेशित गेंद के भार को किसने बैलेंस किया? तनाव बल के 37 घटक ने, टी कोस थीटा। और विद्युत बल जहां लग रहा है कूलॉम बल, उसकी दिशा में कौन आ गया? टी साइन थीटा। यानी इस चित्र से आप इधर से भी ये देख सकते हैं, इसके साथ ये हुआ होगा, ये लगा होगा mg, इधर लगा होगा टी, इस तरीके से ये थीटा, ये आया होगा टी कोस थीटा, और इधर दिशा में आया होगा टी साइन थीटा। ये चीज हुई पूरी। तो मैं इस डायग्राम से क्या लिख सकता हूं, किसी भी आवेशित गेंद के लिए क्या लिख सकते हैं? टी कोस थीटा को किसने बैलेंस किया? mg ने। टी साइन थीटा किधर लग रहा है? जिधर कूलॉम बल लग रहा है, यानी इस इन डायरेक्शन में। तो टी साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कूलॉम बल, यानी Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो थोड़ा ओपन करूं तो क्या लिख सकता हूं? टी साइन थीटा, Fe का मान क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये टी साइन थीटा कितना बन गया? K Q स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट का, इसको मैंने क्या कहा? सेकंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ? सेकंड के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट का। सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड किया तो यहाँ से मिलेगा कितना? टी साइन थीटा, और उधर कितना मिलेगा? टी कोस थीटा। यहाँ मिलेगा K Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और उसमें और मैंने किसका डिवाइड कर दिया? mg का। राइट, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का डिवाइड, राइट साइड में राइट साइड का डिवाइड। टी से टी कैंसिल, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या हो गया? टेन थीटा इज इक्वल टू कितना मिला? K Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर mg। K को आप जानते हो, K को क्या लिखा जा सकता है? टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर mg, और ये ऊपर कौन हो गया? Q स्क्वायर। तो ऐसा कुछ ये फॉर्मूला बन गया। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। इस फॉर्मूले से खूब सारे डेरिवेशन अपन कर सकते हैं। ये पूछ सकता है x कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है, आवेश का परिमाण कितना है, द्रव्यमान कितना है आवेशित गेंद का, ये सारे डेरिवेशन हो सकते हैं। ये सारा खेल अपने माना है एप्सिलॉन नॉट, यानी निर्वात में हो रहा है। अब अपने को एक चीज़ पता है, 11th क्लास में भी इसका अपन ने यूज किया है कि यदि थीटा आती है पे बहुत स्मॉल है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तब अपने को पता था साइन थीटा भी किसके इक्वल होता था? थीटा के। टेन थीटा भी किसके इक्वल होता था? थीटा के। और कोस थीटा को क्या कंसिडर कर सकते थे? 1। ये चीज़ अपन ने सीखी हुई है। इन दोनों से मैं क्या कह सकता हूं कि साइन थीटा बराबर है टेन थीटा के, और वो किसके इक्वल हो जाता है? थीटा के, जब स्मॉल होता है। तो अब मैं इस राइट एंगल, जैसे मैंने इसको राइट एंगल ट्राइंगल कह दिया, इसमें टेन थीटा निकाल, ये टेन थीटा निकालने में साइन थीटा निकाल रहा हूँ, क्योंकि वही क्या बन जाएगा? टेन थीटा। तो साइन थीटा बताइए, साइन थीटा कितना आएगा? तो अपन लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने लंब, और थीटा के सामने लंब कितना? ये अगर x है पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? x/2। तो लंब का मान कितना हुआ? x/2। और कर्ण की वैल्यू, यानी ये डोरी की लंबाई, वो कितनी है? l। तो साइन थीटा की जगह कितना आया? x/2l। और उसी को क्या लिखा जा सकता है? टेन थीटा। और टेन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? x/2l Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर mg। ये आ गया सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन। इस रिलेशन से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकता है, डोरी की लंबाई कितनी है, x कितनी है, जो भी इसके अंदर वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल को पूछ लेगा, बाकी सारे दे देगा। तो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब ये पहला कॉन्सेप्ट था, आपको ये ध्यान रखना है। इस तरीके से अपन ने डेराइव किया। और इसमें और आगे कैसे जाएंगे अपन? तो अपन ने क्या किया है कि इसी डेरिवेशन में सारा खेल देखा था, एप्सिलॉन नॉट या निर्वात में थी यह सारी चीज। अब आपसे बोलेगा कि इस पूरे सिस्टम को निर्वात की जगह किसी माध्यम में ले जाए, और कौन से माध्यम में ले जाए? एप्सिलॉन आर में। माध्यम का परिवर्तनांक होता है, अपन ने पढ़ा है। एप्सिलॉन आर माध्यम में ले जाए तो सारा क्या खेल नाटक किस तरीके से होगा वापस से पूरा। तो अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके का देखते हैं। तो माध्यम में क्या क्या चेंज होता है? अपने पता है माध्यम में एक तो फोर्स चेंज हो जाता है, एप्सिलॉन आर का भाग लग जाता है। और क्या चेंज होगा? जब अगर मैं किसी एप्सिलॉन आर वाले द्रव में या माध्यम में, द्रवीय माध्यम में ले जाऊंगा, तो आपको पता है द्रव के अंदर जो बल लगता है, जैसे ये चीज पूरा एक द्रव में आ गई, तो Q के ऊपर mg तो लगेगा। आपको पता है उत्प्लावन बल भी लगता है ऊपर की तरफ, और उसका मान क्या होता है? ρvg। ठीक है ना? द्रव का कह सकते हैं घनत्व इंटू आयतन इंटू क्या कह सकते हैं? ग्रेविटी। ρvg होता है उत्प्लावन बल। तो mg नीचे है, ρvg ऊपर है, और आप मान रहे हो वस्तु पर ये बल अधिक है, तो w भी चेंज होगा यहाँ से। तो w चेंज होगा, देखो क्या क्या इसमें कंडीशन क्या क्या और चेंज हो सकते हैं। आपने मान लिया कि इस गेंद का, आपने माना वस्तु का घनत्व
उसको मैंने कह दिया रो बी, और द्रव का घनत्व उसको मैंने कह दिया रो एल। वस्तु का घनत्व रो बी और द्रव का घनत्व कितना, रो एल। और अपने को पता है डब्ल्यू नॉर्मल अवस्था में क्या लगता था, एम जी, और एम जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वस्तु का द्रव्यमान, तो वस्तु का घनत्व रो इंटू बी इंटू वी इंटू क्या लिख सकते हैं जी, ये डब्ल्यू था पहले, यानी पहले जो फॉर्मूला था टेन थीटा वाला, उसमें एम जी की जगह क्या लिख सकते हैं, रो बी इंटू वी इंटू जी। क्या था पहले फॉर्मूला, अपने लिखा था टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या मिला था अपने डिवाइड किया था इक्वेशन फर्स्ट टी, यहाँ से टी कोस थीटा इज इक्वल टू आया था एम जी, और टी साइन थीटा इक्वल टू कितना आया था, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अपन ने क्या किया था, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी, यहाँ लिखा था के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और किसका डिवाइड हो गया था, एम जी का। ये हुआ टेन थीटा इक्वल के क्यू स्क्वायर। अब इस बार क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू, एम जी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एम जी की जगह रो बी इंटू वी जी, यानी इसको लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो है, और एम जी की जगह मैं लिख रहा हूँ रो ऑफ बॉल वी इंटू जी, ये लिख सकते हैं टेन थीटा। अब इसी फॉर्मूले को चेंज कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया इस बार कौन चेंज हो गया होगा, टेन थीटा की जगह क्या हो गया होगा, थीटा डैश, क्योंकि अब आप द्रव्य माध्यम को ला रहे हो। और क्या क्या चेंज हुआ होगा, तो अपन कहेंगे जो ये के है वो भी चेंज हुआ होगा, और के कितना बन गया होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके साथ माध्यम का क्या आ जाएगा, परावर्तनांक एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर, आवेश तो वही रहेगा। अब यहां पर जो एम जी है वो नेट फोर्स आएगा नीचे एम जी, यानी कितना, रो बॉल वी इंटू जी, ऊपर कितना आएगा, रो ऑफ लिक्विड वी इंटू जी। तो नेट जो डब्ल्यू डैश होगा, तो डब्ल्यू डैश इन दोनों का परिणाम ही निकलेगा, कितना लिख सकते हैं इन दोनों में से, मैंने माना ये बड़ा बल है, तो रो बी वी जी माइनस क्या लिखना पड़ेगा, रो एल वी जी। तो डब्ल्यू डैश कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे इसमें से कॉमन आ जाएगा वी जी, यानी रो बी माइनस रो एल इंटू कितना आ गया, वी इंटू जी। यानी अब जो ये वाली वैल्यू एम जी की जगह क्या काम आएगा, रो बी माइनस रो एल इंटू वी जी। तो रो बी माइनस रो एल इंटू मैंने क्या कर दिया, वी जी, ये हो गया, ये टेन थीटा डैश, यानी ये परिवर्तन हुआ। वापस समझ लेना, थोड़ा सा टिपिकल डेरिवेशन है। बाकी आपको अगर मैकेनिक्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तभी आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर अगर ध्यान से देखें तो। दो आवेश थे, निलंबित आवेश थे, एल डोरी से उसको लटका दिए गए, टी कोस थीटा को बैलेंस किया वस्तु के बाहर ने, इन दोनों के मध्य विद्युत बल था जो बैलेंस किया टी साइन थीटा ने, उन दोनों के डिवाइड से अपन ने इक्वेशन निकाली थी ये वाली। अपने एम जी की जगह, क्योंकि अपने को पता है घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं, घनत्व इंटू आयतन, वही चेंज किया अपन ने नॉर्मल से। उसके बाद अपन ने माना कि अगर मैं इसी पूरे सिस्टम को किसी एप्सिलॉन आर द्रव्य माध्यम में ले जा दूं तब क्या चेंजिंग आएगा, तो अपन ने कहा कौन चेंज हो जाएगा, तो शीर्ष कोण टेन थीटा डैश हो जाएगा। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माध्यम का परिवर्तनांक भी आएगा, बल में भाग देना पड़ेगा एप्सिलॉन आर का, और जो भार बल था वो परिणामी भार बल इस प्रकार से आएगा, रो बी माइनस रो एल इंटू वी जी। तो ये टेन थीटा डैश ये मिल गया अपने को। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये टेन थीटा है और ये टेन थीटा डैश। अब अगर आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि इन दोनों कंडीशन में, जब ये पहले निर्वात में था और दूसरी बार किसी माध्यम में था, इन दोनों को कंप्लीट करने पर, यानी इन दोनों को कंपेयर करने पर शीर्ष कोण में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी जब आपने निर्वात में देखा कोण को तब भी थीटा था, और माध्यम में ले गए तब भी कितना था, थीटा था, यानी कोण पे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब थीटा थीटा डैश दोनों समान है, यानी टेन थीटा और टेन थीटा डैश भी आपस में क्या होंगे, समान, क्योंकि ये कोण समान, तो टेन तो सेम ही देगा, जैसे 45 तो ये भी 45, टेन 45 1 रहेगा दोनों साइड। ये लिख सकते हैं यदि शीर्ष कोण अपरिवर्तित रहे, शीर्ष कोण अपरिवर्तित रहे, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम, तो दोनों इक्वेशन को सेम करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, के क्यू स्क्वायर, और के को मैं ओपन कर लेता हूँ, के को क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर रो बी वी जी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रो बी माइनस रो एल इंटू वी जी। वी जी से क्या कैंसिल होगा, वी जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से क्या कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, और टेन थीटा डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद डिस्टेंस भी इसमें आएगी एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ लिखना भूल गए अपन, और एक्स स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ से
तो बचा क्या है, यहां से क्या मिला 1 अपॉन रो बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर रो बी माइनस रो एल। अब आपसे पूछ ले जाए एप्सिलॉन आर कितना आएगा, तो एप्सिलॉन आर को ट्रांसफर करेंगे कितना मिलेगा रो बी अपॉन रो बी माइनस रो एल। तो आपको एक नया फॉर्मूला, इसी के लिए अपने सारा डेरिवेशन किया, इससे आप निकाल सकते हो माध्यम का परावर्तनांक कितना है, जिसमें आपने इसको सिस्टम को पूरा ले गए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जी। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना और एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है।